हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कई पूर्व आईपीएस, आईआरएस और आर्मी रिटायर्ड अफसर बीजेपी में शामिल। कुमारी सैलजा को किराना करने के पीछे क्या है वजह? तो हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कई सारे पूर्व आईपीएस, आईआरएस और जो है मिलिट्री से रिटायर्ड अफसर्स हैं, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला लगातार जारी है और हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जहां पर आपको बता दें कि जो संख्या है वो तकरीबन 19 है। तो 19 पूर्व आईपीएस, आईआरएस, सीनियर ऑफिशियल, अकेडमी से जुड़े हुए लोग, उन सभी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और उनको बीजेपी जब वो ज्वाइन कर रहे थे, इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर मौजूद थे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है उस दौरान कि 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो है वो भाजपाई बने हैं पिछले 8 दिनों में। उन्होंने जो आंकड़ा दिया है कि पिछले 8 दिनों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपाई जो है बने हैं। यही नहीं, इस दौरान रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने भी बीजेपी को जो है ज्वाइन किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा में एक और नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है कुमारी सैलजा की। तो हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी की कद्दावर दलित चेहरा मानी जाने वाली कुमारी सैलजा को राजनीतिक तौर पर निपटाने की कोशिश की। कुमारी सैलजा जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी में दबदबा बनाए रखने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सैलजा को साइडलाइन करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले से सैलजा सक्रिय हो रही थी, लेकिन अचानक उन्हें जिस तरह से हाशिए पर लाने की कोशिश की गई, उसे पार्टी कतई आंतरिक मामला बताकर इस पूरे घटनाक्रम से पल्ला नहीं झाड़ सकती। साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा में पार्टी ने हुड्डा कैंप के प्रभाव में एक रणनीति के तहत दलित और महिला नेता के योगदान को नजरअंदाज करने की कोशिश की, ताकि पार्टी की सत्ता का केंद्र कुछ चहेते और दबंग नेताओं के हाथ में ही कायम रहे। किसी से ये बात नहीं छिपी है कि हरियाणा में कांग्रेस आज किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब का संगठन बन चुकी है। उनका इस पर पूरा कंट्रोल है। इसीलिए कुमारी सैलजा को सियासी तौर पर निपटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। सैलजा ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन पार्टी के लिए वफादारी के साथ समर्पित किया है, लेकिन हकीकत ये है कि आज हरियाणा कांग्रेस का मतलब है हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है। इसका प्रमाण यह है कि हरियाणा के 90 सीटों में से जिन 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनमें 72 उम्मीदवारों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी बताया जा रहा है। वहीं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा के मात्र 9 प्रत्याशी ही कांग्रेस की लिस्ट में जगह बना सके हैं। हुड्डा कैंप की वजह से हरियाणा कांग्रेस में आज कुमारी सैलजा की क्या हैसियत रह गई है, वो हाल की कुछ घटनाओं में देखा जा सकता है। वो चाहती थी कि नरवाना से पार्टी विद्या रानी दनोदा को और अंबाला सिटी से हिम्मत सिंह को टिकट दे। सैलजा सार्वजनिक रूप से इनके प्रति समर्थन का इजहार भी कर चुकी थी, फिर भी उनका टिकट जिस तरह से काट दिया गया, उससे साफ है कि कैसे हुड्डा कैंप ने पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा है। जहां कुमारी सैलजा जैसी एक दलित नेता को जानबूझकर बार बार अपमानित किया जा रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को शोषित वंचितों का मसीहा साबित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वो मिस इंडिया और न्यूज एंकरों में भी दलितों की संख्या खोजने में लगे हुए। उनके राजनीतिक की गाड़ी ही जाति और जाति पर अटक गई है, लेकिन खुद की पार्टी के भीतर एक कद्दावर दलित नेता की आवाज कुचल दी गई है, वो भी एक महिला नेता की। लेकिन हुड्डा के खिलाफ बोलने की हिम्मत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी नहीं दिख रहा। लोकसभा चुनाव के बाद से कुमारी सैलजा खुद को लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदार बता रही थी। वो सांसद होते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी जता रही थी, लेकिन कहा जाता है कि नेतृत्व की ओर से सांसदों के चुनाव नहीं लड़ने का जो फरमान आया, उसका मकसद ही यही था कि सैलजा का पत्ता रेस शुरू होने से पहले ही काट दिया जाए।
आज हकीकत यह है कि हरियाणा कांग्रेस ने जिस तरह से कुमारी सैलजा की उपेक्षा की है वो उनकी निजी अपमान नहीं बल्कि एक रणनीति के तहत एक दलित नेता को पार्टी के मुख्य धारा से दूर करने की सोच है जो हुड्डा के माध्यम से जाहिर हो रही है। हरियाणा की घटना कांग्रेस के अंदर के चाल चेहरा और चरित्र को उजागर कर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा कैंप ने अपनी मनमानी चलाई थी। हरियाणा कांग्रेस में टिकट वितरण में भी हुड्डा कैंप का दबदबा लोकसभा चुनाव में उजागर हो चुका था। खुद सैलजा घूम घूम कर कह चुकी थी कि अगर सही तरीके से टिकट बांटा जाता तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। तब भी टिकट बंटवारे में हुड्डा की मर्जी चली। सैलजा ने बिना नाम लिए हुड्डा कैंप पर कम से कम 2 बाहरियों को टिकट देने का आरोप भी लगाया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब टिकट बंटवारे को लेकर आपसी नाराजगी और मतभेद की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में इसका भरपूर नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अब विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से कई सारे जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कई सारे पूर्व आईएएस, आईपीएस, सीनियर एकेडमिक ऑफिशियल्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स सभी जो है बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद ही उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी की विभाजनकारी राजनीति पर भी टिप्पणी की और बताया कि राहुल गांधी किस तरीके के व्यक्ति हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश का भी उन्होंने जिक्र किया। अपने हिसाब से हर पहलू को उन्होंने देखा और ये कहा कि आज के वक्त में देश को चलाने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, एक बार आप खुद सुनिए। ये संकेतात्मक रूप से आज हम लोगों ने ज्वाइन किया। पहले से भी हम लोग राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे और राष्ट्र का काम ही कर रहे थे, राष्ट्र के ही सिपाही हैं। और जो बयान अभी दिया गया विदेशों में हमारे एक बहुत ही संवैधानिक पद पे रहने वाले व्यक्ति द्वारा, उससे हम लोग बहुत आहत हैं। वो अपने देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने में डर लगा था लोगों को 1984 में, जब पगड़ी वालों को पकड़ पकड़ के घसीटा था गाड़ियों से और पकड़ पकड़ के उनके पूरे मतलब घाव किए थे, मारे गए थे और बाल छीले गए थे। बाल छीलना तो वाज द माइल्डेस्ट, वो सबसे हल्की चीज थी जो की गई थी। तो वो उनको शायद अपना ही वो याद आ रहा है और वो जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना कि अपनी गलती किसी दूसरे के नाम लगा देनी, उसको शायद प्रोजेक्शन कहते हैं साइकोलॉजिस्ट लोग। तो ये उनका अपने भावों का प्रोजेक्शन है जो वो दूसरे लोगों पे कर रहे हैं। भारतीय तो हमेशा, सरदार तो हिंदू धर्म का पार्ट है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं और ये कोई भी इतिहास में देख सकता है, मैं नई बात नहीं कह रही। और आज अगर वो अपने आप को अलग धर्म भी मानते हैं वो भी एक अच्छी बात है, अलग धर्म है, पर उनका धर्म की रक्षा के लिए ये कौम है। छाती चौड़ी करके, सर ऊंचा करके हमारी कौम ने हमेशा धर्म की रक्षा की है और आगे भी करेंगे। और कड़ा पहनने और पगड़ी पहनना या कोई भी और चीज, हम लोग जन्मते बाद में, पहले हमारी माएं हमें कड़ा पहनाती हैं और उसके बाद धर्म की रक्षा के लिए हम लोग हर समय हाजिर है। पूरी कौम की ही बनी ही धर्म की रक्षा के लिए। और हमको क्या डर, लोगों को डर लगता है। लोग कहते थे जब मुगल 12 बज गए, जब अटैक करते थे निहंग सिख, जब वो लड़कियां ले लेके जाते थे, लोग सिखों से डरते थे। कहाँ हमारा खालसा साम्राज्य, यूसुफ जाई जो कबीला है, वहां कहते थे सो जा सो जा बच्चों सो जा, हरि सिंह नलवा आ गया, सरदार आ गया। तो लोग हमसे डरते हैं, हम क्यों डरेंगे किसी से? और जिनको डर लगता है एकदम ठीक, ऑब्वियसली वही लोग ऐसी बातें करते हैं और अपनी भावनाएं, अपने भाव, अपनी जो उनकी किए हुए कर्म है वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 1984 में उन लोगों ने ये किया, आज प्रोजेक्शन दूसरों पे कर रहे हैं। धन्यवाद। भाइयों, कल हमने सुना माननीय राहुल जी ने जो भी अमेरिका में कहा, उससे देश की जनता को बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने कहा वहां पर ये कि यहाँ के हिंदुस्तान के मर्द अपनी स्त्री को पीटते हैं, वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर स्त्री का कितना सम्मान होता है। जो स्त्री को अपनी देवी मान के चलते हैं और मात्र की तरह से उसको पूछते हैं, उसके बारे में वो वहाँ कहते हैं कि लोग यहाँ के मर्द को पीटते हैं। शायद खुद परिवार के नहीं है, इसलिए उसका आभास उनको नहीं है। इसके अलावा वो बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए कुछ भी बोलते रहते हैं और देश की बदनामी करते हैं। वो मोदी जी के विरोध में आकर के देश का विरोध कर रहे हैं। वो ये सीधा सीधा कह रहे हैं यहाँ पर ये कि चाइना में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया। चाइना में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उसको लेकर के भारत बारे में कहते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। वो नहीं जानते कितना रोजगार हमारे देश में मोदी जी ने यहाँ पर जो आप स्टार्ट कंपनियां हैं उनके थ्रू कितना उन्होंने रोजगार पैदा किया हुआ है।
वो बिल्कुल भी एक चीज को न देश की जनता को देख रहे हैं, न देश को देख रहे हैं। बस एक मोदी जी के विरोध में आकर के वो जो कुछ कहते चले आ रहे हैं, वो देश का विरोध हो रहा है। ये सबसे और चीज हुआ, यहाँ पर हिंदुस्तान में जब आते हैं, बंगाल में जाते कहते हैं कि सब बिहारियों को बाहर निकालो, और कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब आप जो है ना कि हिंदुस्तानियों को बाहर निकालो, पंजाब में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये गुजरातियों को बाहर निकालो। ये कैसा देश का एकता कर रहे हैं यहाँ पर। ये इन सब से हम सबको बहुत दुख हो रहा है, और सच में कोई हम चाहते हैं कोई उनको शिक्षा दे, कोई कहे कि देश प्रेम सबसे बड़ा है, और ये जो भी वो कह रहे हैं वो देश के विरुद्ध है। आज देश इतना प्रगति कर रहा है, देश इतना आगे चल रहा है, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। बस वो जो कहते हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर ली है कि देश के मोदी जी के विरोध में, और मोदी जी के विरोध को चलते हुए देश का विरोध कर रहे हैं और देश की जनता का विरोध कर रहे हैं। हम सबसे इससे बहुत दुखी है। थैंक यू। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सरोज बाला, मैं रिटायर हुई एज मेंबर सीवीडीटी, और जैसे ही एक सर्विस ज्वाइन करी, बड़ा सेकुलरिज्म क्या क्या कुछ पढ़ते गए, पता नहीं उसका क्या मीनिंग बन गया। अल्टीमेटली मैं आज की डेट में बिल्कुल सीधा साफ कहूंगी कि आज वही सिचुएशन वापस भारत में आ गई है जो 1946-47 में थी। तब भी 15% मुस्लिम्स थे और आज भी 15% मुस्लिम हो गए हैं। तो आज एक सीरियस थ्रेट है नॉन मुस्लिम की एग्जिस्टेंस को। रोज कोई ना कोई हिंदू का जो प्रोसेशन होता है उस पे मारे जाते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि जब भारत के दो टुकड़े किए ही गए थे और एक मुस्लिम नेशन और हिंदू नेशन के नाम से किए गए थे कि वो दो अलग अलग नेशन है, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। अम्बेडकर जी ने लेक्चर दिए, सबने दिए। महात्मा गांधी ने तो पहले दिन ये कहा कि मेरी डेड बॉडी पे डिवीजन होगी, और अगले दिन कह दिया डिवीजन हो गई। और पाकिस्तान में जितना स्लॉटर हुआ हिंदुओं का, वो सबको याद रखना चाहिए। अगर आज हमें कोई बचाने वाला है तो बीजेपी या आरएसएस दोनों ही हैं। आज कोई और बचाने वाला नहीं है। मैं तो ये कहूंगी अपने देश के लिए, अपने देश की भविष्य के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए बीजेपी ज्वाइन करो, और उसके साथ साथ आरएसएस भी ज्वाइन करो, और सारी दुनिया को कहो कि अपना भारत देश। राहुल गांधी तो जाके भारत के बाहर ये कहते हैं कि भारत एक देश ही नहीं है, एक नेशन ही नहीं है। वो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, डायलॉग कर लो, जिसने साथ रहने रह जाए। नहीं तो कश्मीर को वो देने को तैयारी बैठी है। उन्होंने तो एग्रीमेंट ही कर लिया कि 370 वापस लाओ, कश्मीर को इंडिया का पार्ट न बनाओ, और वो अरुणाचल को चाइना को देने को तैयार रहते हैं। अरे भाई, अपने भारत की इंटेग्रिटी के लिए, उसकी शान के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीजेपी और आरएसएस ज्वाइन करो। भाश्वती मुखर्जी हूँ, एम्बेसडर भाश्वती मुखर्जी इंडियन फॉरेन सर्विस के, और अभी फिलहाल मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर के प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ आई मेंबर बनने के लिए क्योंकि मैं बहुत सालों से पार्टी को मदद कर रही हूँ, बट एज नॉन मेंबर, और रोज टेलीविजन डिबेट्स में भी मैं फॉरेन पॉलिसी वगैरह के बारे में पार्टी के पोजीशन को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हमें एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री और स्ट्रांग पार्टी चाहिए इस टाइम पे, जहां पर बाहर के लोग हमारे देश को थ्रेटन कर रहे हैं। और स्पेशली ईस्टर्न साइड पे मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, कि वहां पर बहुत खतरा है। और अगर एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री हो जैसे हमारे हैं, और स्ट्रांग पार्टी हो, तो हम ये जो कोशिश है कि इंडिया के थर्ड पार्टीशन करवाओ, वो उससे हम बच जाएंगे। बाकी मेरा एजेंडा है देश को सर्व करना अंडर बीजेपी, और अपनी तरह से जो भी मैं कर सकती हूँ, मैंने पार्टी को कहा है कि मैं तैयार हूँ करने के लिए। और इस टाइम पे मैं सिर्फ अटेंशन फोकस करना चाहती हूँ अपने देशवासियों को, थ्रू ऑल ऑफ यू, कि हम लोग ईस्ट के सिक्योरिटी को न भूलें। राइट नाउ ईस्ट में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। उसमें हम लोगों को फोकस करना चाहिए, और उसमें द बेस्ट पार्टी भाजपा और पीएम मोदी, वो हम इस देश को बचा सकते हैं। बहुत बहुत। मैं मेजर जनरल सर्वविजय पाल सिंह। आज आपने सदस्यता आपने रिन्यू करी है, अभी पूरी जी की अध्यक्षता में क्या करेंगे? देखिए, इस समय दो देश की उन्नति हो रही है, और जो हमने देखा है 10-12 साल में, ये बीजेपी ने एक बहुत बड़ी नेतृत्व में लीड दी है देश को मजबूत बनाने के लिए। नेशनलिज्म एक बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी पे पहुंच गई है, और ये बड़ी फख्र की बात है
कि बीजेपी की सरकार के द्वारा ये कुछ हुआ है, तो आई थिंक बीजेपी एक विश्व में अभी सबसे नंबर 1 पार्टी है और विश्व में एक लीड दे रही है। अगर हम देखें अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो हमने अडॉप्ट की है, ये आसान स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बड़ी कठिन स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इसके लिए करेज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए कि देश अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने कंधे मजबूत दिखा सकता है विश्व में। बेशक हमारा इस समय कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर उस चोटी पर नहीं पहुंचा, पर आने वाले समय में जैसे अगले 2-3 साल में हमने नंबर 3 वर्ल्ड के अंदर जीडीपी पावर होना है, इकोनॉमी होनी है हमें, तो ये बहुत बड़ी हमारी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये मैं समझता हूं कि भारत के लिए बीजेपी के नीचे बहुत अच्छी स्टेटस भारत को मिल रही है कि हर भारतीय अपने आप को फक्र से बोलता है जब बाहर जाता हूं कि मैं भारतवासी हूं। अगला पॉइंट है कि ये बहुत महत्व रखता है कि देश के अंदर इस समय एकता होए। और ये जो हमारा देश है, अलग मजहब है, अलग कास्ट, अलग एथनिसिटी है, पर फिर भी इसी देश में हम कन्वर्ज करते हैं कि देश को एक मानना है। फौज में होने के नाते 40 साल के करीब नौकरी की हुई है। मैं ये बता सकता हूं कि फौज एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मिसाल है कि देश की एकता दिखाने के लिए तिरंगा अगर लहराता है तो फौज सबसे ऊपर लहराती है। सर, राहुल गांधी भी विदेश में है, वो जिस तरह से भारत को लेकर के बातें कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखें, ये शोभा नहीं देता कि हम अपने देश के बारे, यहाँ देशवासियों के बारे बाहर के मुल्क में जाके किसी प्रकार की नेगेटिव स्टेटमेंट्स करें। हम भूल रहे हैं कि जयचंद जैसे जो थे, उन्होंने भारत जो हिंदुस्तान इंडिया था वह कैसे गिरा, बिकॉज आपस में टूट पड़ी और इसलिए हम अपने आप को कमजोर कर बैठे। हमने जो इन्वेडर्स आते थे उनके साथ दिया। अभी ये ऐसी स्टेटमेंट्स देने के लिए वैसे ही है, मैं वही मिसाल कंपेयर करता हूं कि हमने देश को कमजोर करना है कि मजबूत करना है। आप पॉलिसीज के साथ डिफर करो, आप इंडिविजुअल्स के साथ डिफर करो, पर भारत को तो ऊपर चढ़ाओ। दुनिया के नजर में कैसे बोल सकते हैं कि भारत में ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मेरे को बड़ा फख्र है, मैं पगड़ी डाली हुई है, बड़ा फख्र है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि चाइना हमारी इतनी जमीन कब्जा कर लिया है, प्रधानमंत्री मौन है, चुपचाप है। देखिए, चाइना ने कब्जा किया नहीं किया उनको पता होना चाहिए। 1962 में क्या हुआ, चाइना ने क्या किया, और 1963 में पाकिस्तान ने भी हमारी टेरिटरी सीड कर दी चकसम वैली में चीन को। तो ये सब रखते हुए अभी जो भी चीन ने आके किया है धोखे तौर पे किया है, पर देखो किस तादाद में हमने अपनी फौजों पे डिप्लॉय की है और हम उनको आई टू आई कंपैरिजन कर रहे हैं। चीन को अगला कदम कैसे लेना है उसको नहीं पता, और हमारा देश जीडीपी इकोनॉमी में ऊपर बढ़ रहा है, चीन नीचे गिर रहा है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं अगर चीन की जो गलत हरकतें हैं वो भी भारत एक स्ट्रांग मुल्क बनके उनको ताकत दिखाएगा और चीन घुटने टेकेगा। थैंक यू सर। हाँ, मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज गुड़गांव से हूँ। सर, आज आपने हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में भाजपा में सदस्यता ली है और आप तो रेडियो स्टेशन चलाते हैं, आप चाहते हैं कि किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जाए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा और मेरे सभी साथियों का ये कहना है कि रोज हम ये बात सुन रहे हैं कि हम मूलतः भारतीय होते हुए, हिंदू होते हुए हमें बहुत से तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं। थ्रेट्स इसलिए मिल रहे हैं कि हमारे कल्चर को, हमारे रहन सहन को, हमारी सभ्यता को चुनौती दी जा रही है। हम अपने ही इतिहास को, अपने ही कल्चर को लोगों को बताने के बजाय हम अननेसेसरली दबते जा रहे हैं। तो इसलिए ये भावना आई है कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो भारतीयों के बारे में सोच रही है, तो क्यों ना अपने अपनी जगह से हम लोग योगदान।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन की और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री है और आज के वक्त में देश को बचाने के लिए आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़ने का फैसला लिया। राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो इस तरीके से जाति जाति करके जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी को कुछ भी नहीं आता है। हिंदुओं के साथ जिस तरीके के सलूक हो रहे थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया और ये भी कहा कि बीजेपी के साथ जुड़ते ही अब वो आगे आम जनता के कल्याण के लिए काम करते भी नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।